अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल स्टार्ट करेंगे और उससे पहले हम थोड़ा-सा बैकग्राउंड देख लेंगे और ये देखेंगे कि जो फेलियर्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल की वो क्या हैं? तो ताकि फिर हम आगे नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल तक जा सकें। सो बेसिकली हमें ज़रूरत क्यों पेश आई नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल की और फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में ऐसा क्या अ, ठीक नहीं था जो कि जिसकी वज़ह से हमें नेक्स्ट मॉडल पेश करना पड़ा। सो अ, जो मेन 2 चीज़ें हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल जो है वो नहीं डिस्क्राइब कर सका वो यहाँ पे देखें कि आप एक तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। सो हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के एक्सप्रेशन में हमारे पास जो सिग्मा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो डिपेंड कर रही थी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन पर और द हायर द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और ग्रेटर इज़ द कंडक्टिविटी व्हिच मीन्स ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी पर यूनिट ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो पर यूनिट टाइम पास कर रहे होंगे किसी सर्टेन एरिया से। तो ऐसा आप जो है वो एक्चुअली नहीं है क्योंकि आप देखें कि डाइवैलेंट मेटल जो हैं जैसे कैडमियम है, ज़िंक है, ये बेरिलियम है आई गेस। सो और इवन जो ट्राइवैलेंट हैं जैसे एल्यूमीनियम है और इंडियम है, दे आर लेस कंडक्टिव इवन दो अब डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट में यानी पर एटम आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो अकॉर्डिंगली आपके पास होंगे। तो इनको तो फिर ज़्यादा कंडक्टिव होना चाहिए, जबकि इनके मुकाबले में जो मोनोवैलेंट मेटल्स हैं जैसे कि कॉपर है और गोल्ड और सिल्वर, सो ये मेटल्स जो हैं वो ज़्यादा कंडक्टिव हैं। इसका मतलब है कि जो प्रेडिक्शन थी फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल की कि जो कंडक्टिविटी है वो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है और बाकी फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं कर रही, तो वो एक ठीक प्रेडिक्शन नहीं थी। इसी तरह एक और जो इसके अगेंस्ट एक और टेस्टिमनी है वो ये है कि जो मॉडल है उसमें सारे जो मेटल्स हैं दे शुड एग्जिबिट अ पॉजिटिव हॉल कांस्टेंट। इसका मतलब है सॉरी नेगेटिव हॉल कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि सारे जो मेटल्स हैं उनमें जो कैरियर्स हैं चार्ज कैरियर्स दे शुड बी इलेक्ट्रॉन्स। तो नेगेटिव हॉल कांस्टेंट जो है वो प्रिडिक्ट कर रहा था आपका फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। जबकि जो एक्चुअली आपने देखा कि कुछ जैसे ये बेरिलियम है, जिंक है, कैडमियम है, इनके पॉजिटिव हॉल कांस्टेंट है। इनका मतलब है कि यहाँ पर जो करंट फ्लो करता है वो होल्स की वजह से फ्लो करता है। और इसी तरह आपको पता है कि सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से करंट फ्लो करता है। सो उनकी कोई एक्सप्लेनेशन फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल नहीं देता या कंडक्टिविटी की जो आपने इसमें थ्योरी पढ़ी कि कैसे कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में हो रही है, उसमें ऐसा कोई कुछ नहीं बताया गया कि जो पॉजिटिव हॉल कांस्टेंट वाले मेटल्स हैं उनमें कंडक्टिविटी किस तरह होती है। ठीक, इसके अलावा एक और चीज़ ये कि जो फर्मी सरफेस है हमने देखा कि उसकी वो एक स्फेरिकल सरफेस हमने यहाँ पे पढ़ी कि अगर आप के स्पेस में देखें या वेलोसिटी स्पेस में देखें तो एक आपके पास स्फेरिकल सरफेस आती है। तो एक्चुअली फर्मी सरफेस जो है वो स्फेरिकल नहीं है। हम आगे जाके इसको शायद थोड़ा-सा देखें भी, टच करेंगे इसको कि फर्मी सरफेस जो है वो किस तरह डी शेप होती है स्फीयर से जब आप जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल से बाहर निकलते हैं। और अच्छा अब फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में मतलब ऐसा क्या चीज़ थी जिसकी वज़ह से ये सारी जो हमारे पास चीज़ें हैं वो सही से डिस्क्राइब नहीं हो पा रही हैं। तो हम फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में इलेक्ट्रॉन को टोटली फ्री कंसिडर कर रहे थे और हमने अगर मेटल का एक पोटेंशियल लिया भी तो हमने कहा कि वो हम कांस्टेंट है और वो हमने ज़ीरो ले लिया। हमने जब 3D मॉडल सॉल्व किया, 3D फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल सॉल्व किया और हमने एनर्जी की वैल्यूज़ निकाली तो हमने कहा कि इसकी असम्पशन ये थी कि आपने एक पोटेंशियल वेल लिया था और आपने कहा कि भई बिल्कुल जो उसके आपकी मेटल है उसकी अम, जो वॉल्स हैं वो एक रिस्ट्रिक्शन हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसके अलावा उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दे कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द क्रिस्टल। और जो पॉजिटिव आयन कोर्स हैं वो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डाल रही हैं इलेक्ट्रॉन पे और कांस्टेंट पोटेंशियल है और उस कांस्टेंट पोटेंशियल को हमने ज़ीरो कंसिडर कर लिया। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का जो मेटल के साथ लैटिस के साथ इंटरैक्शन है वो कंसिडर ही नहीं किया गया फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में। इलेक्ट्रॉन को वो एक बिल्कुल फ्री पार्टिकल्स के तौर पे ट्रीट किया गया जैसे हम गैस सिलेंडर में मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस को लेते हैं।
तो फिर हमें एक ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थ्योरी की ज़रूरत थी जिसमें कि आप इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द लैटिस जो है उसको कंसिडर करें। एक्चुअली देयर इज़ अ इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द लैटिस, और ऐसा नहीं है कि ऑन द होल आपके पास हर जगह एक जैसा पोटेंशियल है। एक्चुअली पोटेंशियल वेरी करता है। जब आप आयन कोर्स के पास आते हैं तो पोटेंशियल कुछ और होता है, और जब आप जो है वो उनके बीच में होते हैं, दो आयंस के बीच में होते हैं, तो वो कुछ और पोटेंशियल होता है। हम उसको देखेंगे भी कि वो क्या होता है। सो मैं बताया कि इस तरह हमारे पास पॉजिटिव आयन कोर्स हैं और इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के मुताबिक ये पॉजिटिव आयन कोर्स जो है इस तरह है जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते, और इलेक्ट्रॉन जो है उसको हर जगह एक जैसा पोटेंशियल मतलब दिख रहा है, एक जैसा पोटेंशियल है उसका, वो फ्रीली मूव कर रहा है। जबकि अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है जब इस पॉजिटिव आयन कोर के पास होगा तो यहाँ पर उसका पोटेंशियल कुछ और होगा। जब वो इन इन दोनों के बीच में बीच वाले पॉइंट पर होगा तो पोटेंशियल कुछ और होगा। सो इसको हम स्टडी करेंगे, और इसी पे बेस करता हुआ फिर हमारा नेक्स्ट जो मॉडल है वो है यानी नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। उसमें उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो टोटली फ्री नहीं है, और वो एक बेसिकली लैटिस के जो पॉजिटिव आयंस हैं वो उसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल जो है वो लगा रहे हैं। और हम ये भी देखेंगे कि वो पोटेंशियल पीरियोडिक है, क्योंकि लैटिस जो है वो उसकी सिमेट्री पीरियोडिक है लैटिस। उसमें आयंस जो हैं वो मतलब एक ख़ास डिस्टेंस के बाद आयन जो है वो अपने वो पड़ा होता है, और वो मतलब एक सिमेट्री जो है वो रिपीट होती है। जो चूँकि पीरियोडिक है लैटिस, तो इसीलिए जो जो पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रॉन मतलब फ़ील करेंगे इन 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 एटम्स की वजह से, वो भी एक पीरियोडिक पोटेंशियल होगा। ठीक, तो इससे पहले कि हम नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल पढ़ें, मैं थोड़ा सा आपको जो है वो ये गाइड कर दूँ जो हमने इससे पहले बात की थी, लेकिन हम थोड़ा सा इसको ये आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं होगा, बट हम इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि व्हाट हैपन व्हेन यू हैव मोर देन वन एटम। सो अगर आपके पास एक सिंगल एटम होता है तो हमने देखा कि उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डिस्क्रीट लेवल्स होते हैं। हम बोहर के थ्योरी से भी जानते हैं, उसके बाद भी जो सारी थ्योरी आई हम उनसे जानते हैं कि एटम जो है उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं डिस्क्रीट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक एटम को देखें तो ये उसके एनर्जी लेवल्स हैं, और ये बेसिकली आपको ये जो शेप है ये बता रही है कि जैसे जैसे आप जो है वो इस एटम, सो बेसिकली यहाँ पे इस सेंटर में एटम है, यहाँ पे आप एटम कंसिडर कर लें, और एटम से आप बाहर जाओगे तो आपका पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होगी। जैसे आप इसके करीब आओगे तो पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ होगा, और नेगेटिव पोटेंशियल होगा मतलब इलेक्ट्रॉनिक बाउंड स्टेट में होगा। सो 1s 2s 2p ये सारे आपको एक डिस्क्रीट जो है वो एनर्जी लेवल्स नज़र आ रहे हैं। जैसे ही आपके पास मॉलिक्यूल बनता है यानी दो एटम मिलकर दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, तो ये एनर्जी लेवल जो है वो 1s लेवल 2s लेवल 2p लेवल, हर एक लेवल जो है वो 2 लेवल्स में डिवाइड अप हो जाता है। उन दो मतलब ये एटम जो है उसके एनर्जी लेवल को ये वाला एटम जो है वो भी उस पे अफेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा कि हर एक लेवल जो है वो दो लेवल में स्प्लिट अप हो जाएगा। ठीक, such that each energy level is divided into two sub levels। ठीक, इसी तरह अगर आप देखो कि यहाँ पे भी अगेन ये आप यहाँ पर बेसिकली आयन कोर है, यहाँ पर भी आयन कोर कह रही हूँ, एटम की बेसिकली न्यूक्लियस है या एटम है यहाँ पर भी एटम है, और ये उनके बीच का डिस्टेंस है। सो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर होगा तो इसकी पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जब वो इसके पास आएगा पोटेंशियल कम होगा, इससे इसके पास आएगा पोटेंशियल यहाँ पे कम होगा। इसी तरह अगर आप ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम कर देते हो, 3 एटम्स करेंगे, 3 एटम्स का एक मॉलिक्यूल होगा ही नहीं, तो क्या होगा कि आपके हर लेवल जो है वो 3 लेवल में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर व्हाट हैपेंड इफ यू हैव लार्ज नंबर ऑफ लेट्स से n नंबर ऑफ ऑफ एटम्स। ठीक, तो n नंबर ऑफ एटम्स को मतलब हम एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल कंसिडर कर सकते हैं, या आप उसको सॉलिड भी कह सकते हैं। सॉलिड बेसिकली ज़्यादा एटम्स का मजमुआ होता है, एवोगाड्रोस एटम्स का, या एन नंबर ऑफ एटम्स कह लें आप। सो उसके केस में फिर क्या होगा कि जो हमारे एनर्जी लेवल्स हैं दे विल बी डिवाइडेड इनटू एन स्मॉल सब लेवल्स। ठीक हो गया, तो वो फिर जैसे आप अब देखो कि अब यहाँ पे जब दो मॉलिक्यूल्स हैं तो ये लेवल आप स्टिल दे आर सम व्हाट डिस्क्रीट। यहाँ पर भी दो लेवल्स करीब करीब हैं, यहाँ पे भी। जब आपके 3 लेवल्स होंगे तो ये वही जो
लेदर से 1s लेवल था वो अब 3 लेवल में डिवाइड हो जाएगा और वो थोड़े से करीब-करीब आ जाएँगे। और जब आप इसी तरह ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स लेते जाते हैं तो जो लेवल्स हैं दे गेट क्लोज़र टू ईच अदर ना। और जब आप बिल्कुल सॉलिड केस में चले जाते हैं, जैसे ये जो फिगर है इसको आप देखें तो ये एक सॉलिड की फिगर है और यहाँ पर इंडिविजुअल एटम है, यहाँ पर इस इन जगहों पर, इस जगह पर, यहाँ पर और इसी तरह यहाँ पर और इसी तरह यहाँ पर। तो यहाँ इंडिविजुअल एटम्स हैं और यहाँ पे एनर्जी लेवल जो है वो आपको दिख रहा है कि डिस्क्रीट है। और जैसे आप फिर आप ऊपर जा रहे हैं सॉलिड के केस में, तो आप देखो कि यहाँ से जब आप ऊपर निकल रहे हो तो ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए, सो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके लिए आप जो एनर्जी लेवल्स है वो इतने करीब हैं कि वो एक बिल्कुल बैंड बना रहे हैं, ठीक। तो जो बेसिकली एक बैंड, हर एक लेवल जो है वो इतना एक दूसरे के करीब करीब है कि यू कैन नॉट रियली डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू levels if they are discrete or not. So you have a continuous band of allowed energy states, and then you have a band which is not which is energy gap, or the band which is uh, not allowed for electrons to lie. और इसी तरह फिर एक और बैंड होगा जो कि अलाउड होगा। सो सॉलिड्स में वही वाले लेवल्स जो पहले डिस्क्रीट थे वो स्प्लिट अप होकर एक कंटिन्यूअस बैंड जो है वो बना देते हैं। और और इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल अगर मतलब दो एटम का मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है या ट्राइटोमिक है, तो उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वली मतलब 1s लेवल में अगर दो में डिवाइड हो गया है तो वो उन दोनों लेवल में पाया जा सकता है, ठीक। उसकी मतलब वो अब दो लेवल उसके पास हो गए हैं तो वो दोनों लेवल में पाया जा सकता है। और इन लेवल्स को आप डीजेनरेट लेवल्स कहेंगे, ठीक। सेम एनर्जी के, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के लेवल्स। और जैसे उसने यहाँ पर एग्जांपल दी है लिथियम की। लिथियम molecule has 6 electrons, 4 occupy the first molecular doublet and the other 4 second 2s, ठीक। यानी कि वो 1s में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दूसरे के 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो लिथियम मॉलिक्यूल में 1s को 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, ठीक। इसी तरह यहाँ पे एक और बात ये कि जो स्प्लिटिंग है वो डिपेंड कर रही है आपकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पर, ठीक है। द क्लोजर द टू न्यूक्लियाई द स्ट्रॉन्गर द परटर्बेशन एंड लार्जर द स्प्लिटिंग। तो थोड़ा दूर दूर होंगे एटम्स तो स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन जितना जैसे करीब आएंगे तो वो लेवल जो है उनकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी और जो डीजनरेसी होगी एनर्जी लेवल्स में वो ख़त्म हो जाएगी और आपके लेवल जो है वो एग्जैक्टली दो एनर्जी लेवल्स बन जाएंगे, ठीक है। सब लेवल जो है वो or also the splitting also depends on atomic orbital. The splitting of 2p orbital is larger than 2s orbital, ठीक। ऑर्बिटल्स पे डिपेंड करती है। एस वाला ऑर्बिटल कम होगा, उससे ऊपर वाला ज़्यादा होगा, ठीक। और चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। मे बी जनरलाइज्ड पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल और आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे वही वो n नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा है। चलिए, तो यहाँ पर आई थिंक एक फिगर भी थी जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। यस, दिस फिगर। सो यहाँ पे देखें आप, दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ए नॉट, और ये एनर्जी है। तो अगर आप डिस्टेंस ज़्यादा करते हैं तो आप देखेंगे कि लेवल जो है वो डिस्क्रीट है, और जैसे जैसे आप डिस्टेंस कम करते हैं दोनों नेबर्स का या दो एटम्स का, तो एनर्जी लेवल जो है स्प्लिट अप हो रहे हैं और स्प्लिटिंग जो है वो लार्ज होती जा रही है जैसे जैसे आप एटम्स को करीब आ रहे हैं। Broadening of 2s and 2p levels into energy bands in lithium crystal। और अब देखो कि 2p जो है उसकी जो स्प्लिटिंग है वो ज़्यादा है एज 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल सॉरी। अच्छा, उसके बाद हम सो यहाँ पे हमने यही देखना था। अब हमें एक्चुअली ये पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर एक सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लग रही है। अच्छा, वो हमने देखी नहीं, हम उसको फिटली की बुक से देखेंगे। यहाँ से हमने जस्ट ये देखना था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेने के लिए कि व्हाट हैपन व्हेन यू हैव मोर देन वन एटम इनटू द पिक्चर, एंड जब आप मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं तो क्या होता है। हमने देखा कि एनर्जी लेवल जो है वो स्प्लिट अप हो जाते हैं। तो अब हम आ जाते हैं किटल की बुक पे। यहाँ से हमने ये वाला टॉपिक करना है, यानी एनर्जी नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल वाला, ठीक है। 164 पेज पे है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में भी इन्होंने पहले बताया हुआ है कि जो
नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है उसकी क्या लिमिटेशंस थी, ऑल्दो वो हीट कैपेसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को एक्सप्लेन कर पा रहा है, but it fails to explain the other questions, for example the distinction between the metal semi-metals and semiconductors. So हमने देखा कि सेमीकंडक्टर जो पॉजिटिव हॉल कोफिशिएंट है वो आप नहीं बता सकते। मेटल्स में भी आप कंडक्टिविटी जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मेटल्स जिनकी हाई इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है वो अच्छी तरह से कंडक्ट नहीं कर रही हैं। पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ हॉल कोफिशिएंट नहीं बता पा रहा। द रिलेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्री। सो ये नहीं आप बता सकते कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आपस में जो रिलेशन है, एंड मैनी ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़ लाइक मैग्नेटो ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी। सो ये चीज़ें जो है वो लिमिटेशंस हैं नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल की। तो जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड और बैंड गैप भी आपके पास आता है, यानी कुछ एनर्जी बैंड जो है वो अलाउड हैं, कुछ बैंड गैप जिसको हम कहते हैं वो एनर्जी पर्टिकुलर कुछ एनर्जी स्टेट्स होंगी जो अलाउड नहीं हैं। तो वो हम देखेंगे कि यहाँ पर कैसे वो बैंड गैप आता है, क्योंकि जब हमने फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल पढ़ा तो उसमें किसी बैंड गैप की बात नहीं थी, इलेक्ट्रॉन टोटली फ्री था। यहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन है वो क्रिस्टल में चूँकि नियरली फ्री है, तो और दूसरा ये कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिस्टल में बिल्कुल एक वेव की तरह होता है, जैसे जिसे आप इलेक्ट्रॉन की वेव भी कह सकते हैं। वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिस्टल में मतलब होती है। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आप देखेंगे कि हर जगह पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। देयर आर सर्टन गैप्स ऑफ एनर्जी, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। तो बहरहाल ये आप चीज़ें हम अब आगे जो है वो देखने वाले हैं। ये एक और चीज़ ये कि जो क्रिस्टल जो है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा अगर आपका जो अलाउड एनर्जी बैंड्स है वो फिल हैं टोटली या फिर टोटली एम्प्टी हैं। फॉर द नो इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, क्योंकि जाहिर है वो फील्ड लेवल हैं। द क्रिस्टल बिहेव एज अ मेटल इफ वन और मोर बैंड्स आर पार्शली filled, say between 10 and 90% filled, and the crystal is a semiconductor। और तो ये हम जब ये नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में हम देखेंगे बैंड गैप्स कैसे बनते हैं, तो उसके बाद फिर हम ये डिस्टिंक्शन बिटवीन इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर भी इसकी बेस पर बैंड गैप की बेस के ऊपर देखेंगे। तो ठीक, इसको आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ही समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। इसी तरह यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल रिस्पॉन्ड टू अप्लाइड फील्ड एज इफ doped with a negative or positive charge. See, so it's the electrons that respond, and herein lies explanation of negative and positive values of Hall coefficient कि positive क्यों होता है। तो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल स्टार्ट करते हैं। सो हमने जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में देखा कि अलाउड एनर्जी वैल्यू जो हैं वो ई जो आपके पास आता है ई के, वो क्या होता है, वो एच बार स्क्वायर ओवर 2m इंटू के स्क्वायर होता है। उस के स्क्वायर को हमने कहा कि 3 डायमेंशन में हमने जब सॉल्व किया था इलेक्ट्रॉन मॉडल को, तो हमने कहा कि के जो है वो एक्चुअली के एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर के जी स्क्वायर के इक्वल है। तो ई के आपके पास ये आ जाएगा, ठीक। और ये अगर आप देखें तो इसका हम ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे कि ये ई वर्सेस के जो है उसकी डायग्राम किस तरह की नज़र आती है। सो हमने देखा कि बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो पीरियोडिक हैं और ज़ीरो पर जो वैल्यू होती है वही एल पर वैल्यू होगी। तो के एक्स के वाई के जी की जो वैल्यू है वो हमने निकाली थी कि वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं। क्या वैल्यूज़ हैं, ज़ीरो प्लस माइनस 2 पाई ओवर एल प्लस माइनस 4 पाई ओवर एल, ठीक। ये वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की थी, यानी एन पाई ओवर एल हमारे पास के की वैल्यू आ रही थी। इनफैक्ट नॉट एन पाई ओवर एल, 2n पाई ओवर एल। सो इट वाज के जो था के की आपके पास वैल्यूज़ आ रही थी 2n पाई ओवर एल। सो इवन वैल्यू सिर्फ, सो इसलिए आपके पास आ रहा है ज़ीरो और प्लस माइनस 2 पाई ओवर एल प्लस माइनस 4 पाई ओवर एल, ठीक है। और वैल्यूज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं।
और हमने ये भी देखा कि फ्री इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन था वो कुछ इस तरह का हमने लिखा था, साई के ऑफ आर इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर, 3 डायमेंशन में। अगर आप इसको 1 डायमेंशन में लिखें तो के डॉट एक्स हो जाएगा। तो ये वेव फंक्शन भी हमने पढ़ा था। और ये किस चीज़ का वेव फंक्शन है? इलेक्ट्रॉन्स का वेव फंक्शन है। आपकी मेटल के अंदर, क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो उनकी वो एक वेव की तरफ बेसिकली फ्लो करते हैं, ये बिहेव करते हैं। तो जो वेव फंक्शन होगा उनका वो बिल्कुल एक ऐसे नॉर्मल ट्रैवलिंग वेव जो है उसकी फॉर्म में है। और ये वेव जो है उसका मोमेंटम भी हमने देखा कि p इक्वल्स टू h बार के मोमेंटम कैरी कर रही है ये। तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो अब जो बैंड स्ट्रक्चर है सॉलिड का, यानी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बैंड की फॉर्म में आते हैं, वो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल एक्सप्लेन कर पा रहा है। और नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में है क्या कि हम इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल फ्री कंसिडर नहीं कर रहे, बल्कि उनके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल जो है वो लैटिस के जो पॉजिटिव आयंस हैं वो लगा रहे हैं। और वो मतलब पोटेंशियल जो है, चूँकि हम नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल कर रहे हैं, तो वो एक बेसिकली बहुत ही कम पोटेंशियल है, बट स्टिल इट एग्जिस्ट। वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रहा है। And that potential is low, but it has some value. It is not zero or constant. It has some value and it's varying. So we treat the electron as being only small, only perturbed very weakly by the periodic potential of ion cores. ठीक, तो मतलब बहुत स्मॉल परटर्बेशन है उस पोटेंशियल की, बट उससे आप देखेंगे कि कितना फ़र्क पड़ता है। तो अब हमें पता है कि जो क्रिस्टल चूँकि एक पीरियोडिक अरे ऑफ एटम्स होता है, सो क्रिस्टल में अगर आपकी वेव प्रोपेगेट करती है तो उसके ऊपर ब्रैग रिफ्लेक्शन उस वेव की होती है। ठीक, ये हम स्टडी कर चुके हैं पहले। हमने रेसिप्रोकल लैटिस बनाई और वहाँ पे हमने देखा कि ब्रैग रिफ्लेक्शन की कंडीशन भी निकाली रेसिप्रोकल लैटिस में, यानी कि जो ब्रैग का जो वो कंडीशन थी, उसको हमने रेसिप्रोकल लैटिस में उन वेक्टर्स की फॉर्म में लिखा, के और जी की फॉर्म में। सो वो हमने सॉलिड स्टेट 1 में पढ़ा था। अब यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। अब आपके पास जो वहाँ पर तो एक्स रेज का हम देख रहे थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वेव्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन की वेव्स हैं, उनकी ब्रैग रिफ्लेक्शन होगी। अब देखो कि ब्रैग रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स इन क्रिस्टल इज द कॉज ऑफ एनर्जी गैप्स। आप देखोगे कि जो आपकी बेसिकली जो ब्रैग रिफ्लेक्शन है वो कहाँ पर होती है, जो आपकी जोन बाउंड्रीज होती हैं उन पे होती है ना। सो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वेव्स की भी ब्रैग रिफ्लेक्शन होगी, और आप देखेंगे कि वहाँ से बेसिकली एनर्जी गैप्स बनते हैं, जो कि बाद में फिर एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाई वी हैव a certain material behave as a insulator and other certain behave as a conductor। ठीक, तो अब आपका जो ऊपर हमने ये इक्वेशन पढ़ी है, ये वाली इक्वेशन अगर आप इसको देखें तो E जो है वो ये चीज़ कांस्टेंट है h बार स्क्वायर ओवर 2m, और K जो है बेसिकली K पे डिपेंड कर गया। सो K स्क्वायर जो है वो आपके पास आ रहा है। तो अगर आप इसका ग्राफ देखें E वर्सेस K, आप ग्राफ ड्रॉ करें, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो आपके पास क्या आना चाहिए, एक पैराबोला। तो इस तरह की आपके पास एक कर्व आएगी। आपको मतलब के स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर कंसिडर कर लो, तो एक्स स्क्वायर का आपको पता है ना कि ग्राफ किस तरह का होता है। सो ये उसका ग्राफ आएगा। ये ग्राफ आपको ये बता रहा है कि सो ये ई है आपकी, और ई के और ये के है। सो ई वर्सेस के ग्राफ में फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के अकॉर्डिंग आपके पास क्या आ रहा है, बिल्कुल एक पैराबोला आ रहा है। और ये बता रहा है कि हर वैल्यू जो है वो इस पर जो है वो के की हर वैल्यू के लिए आपके पास एनर्जी है, या हर एक वैल्यू जो है वो के की अलाउड है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वैल्यू अलाउड ना हो, हर एक वैल्यू, हर एक पॉइंट जो है इसमें अगर आप देखो तो हर एक पॉइंट जो है वो अलाउड है। और इस तरह की आपके पास कर्व आती है। जबकि अगर आप जो हम नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल करते हैं उसके उसमें देखें तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी हर एक के वैल्यू उसके पास नहीं होगी, बल्कि एट दी जोन बाउंड्रीज, और जोन बाउंड्रीज फर्स्ट ब्रिलियन जोन जो है वो पाई ओवर ए और माइनस पाई ओवर ए पे बनती है। यानी यहाँ पर मतलब बेसिकली वहाँ पर हम ट्रीट कर रहे थे, वहाँ पर हमारे पास क्रिस्टल थी ना, वहाँ पर हमारे पास क्रिस्टल थी, तो क्रिस्टल का जो आपस में डिस्टेंस है
वो a था, यानी 2 एटम का डिस्टेंस a था। अब हमारे पास जब हम ले रहे हैं अपना ये एज पोटेंशियल वेल की फॉर्म में हम ले रहे थे, तो अब हमारे पास जो k की वैल्यू थी, यहाँ पे k की वैल्यू आपके पास आ रही थी पॉजिटिव नेगेटिव पाई ओवर a एंड पॉजिटिव नेगेटिव n पाई ओवर a बेसिकली। सो जब हम ये a जो है वो यहाँ पर एटॉमिक इंटर एटॉमिक डिस्टेंस था, लेकिन जब यहाँ पे हम ले रहे हैं तो हम l ले रहे हैं a की जगह। सो ये जो लेंथ है सॉलिड की वो l थी, मतलब यहाँ पीरियोडिसिटी जो है वो आप ले रहे होगी ये जीरो पोटेंशियल पे, जीरो यहाँ ये जीरो एल पे और ये एल पे ये इस तरह रिपीट हो रही है। सो दिस टू आर सेम थिंग्स, जस्ट स्केल चेंज हुआ है आपका। तो यहाँ पाई ओवर ए आ जाएगा, और अगर आप जो है वो पोटेंशियल वेल की फॉर्म में इसको कंसिडर करते हैं, क्रिस्टल को पूरा पूरा क्रिस्टल को कंसिडर करते हैं, तो वो एल आ जाएगा, पाई ओवर एल यानी आ जाएगा। ठीक, तो इससे जो है वो आपने परेशानी होना चाहिए, मतलब ओवर और स्मॉलर लेंथ जो है वो आप देख रहे हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन वेव है वो जोन बाउंड्रीज पे, जोन बाउंड्री पे वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और उसकी ब्रैक रिफ्लेक्शन हो जाती है। तो यानी होगा ये कि जो जोन बाउंड्री है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की वेव जाएगी और वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आ जाएगी, इस तरह इस जोन बाउंड्री से भी रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आ जाएगी। और वो जो वेव पहले ट्रैवलिंग थी वो ट्रैवलिंग वेव अब एक स्टैंडिंग वेव बन जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये एक वेव है, फॉर एग्जांपल ये एक वेव है जिसकी कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर वेवलेंथ है और ये ट्रैवल कर रही है, और फिर ये हिट करती है इस जोन बाउंड्री को और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो रिफ्लेक्ट बैक होने वाली जो वेव है वो भी सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ की होगी। सो जब दो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम हो तो वो वेव्स क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करके एक स्टेशनरी वेव बनाती हैं। सो ये एक स्टेशनरी वेव यहाँ पे बनेगी। और आप देखो कि जोन बाउंड्रीज के ऊपर जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होने से आपकी वेव जो है वो यहाँ से डिसकंटिन्यू हो गई ना, तो उसके बाद क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर एक फॉरबिडन एनर्जी गैप आता है और जोन बाउंड्रीज के बाद, और फिर आपका वेव जो है वो इस तरह यहाँ पे स्टार्ट होती है। इसी तरह आप हम जब इसको हर एक एटम के लिए देखेंगे, ये एक सिंगल एटम के लिए है, तो अगर हम एक मतलब ढेर सारी वेव्स देखेंगे, यहाँ पे हमने एटम कंसिडर किया हुआ है यहाँ पर, और इसी तरह अगर हम नेक्स्ट एटम और नेक्स्ट एटम के लिए देखें तो ये वेव जो है वो हम देखेंगे कि एक पूरी ई बाई के डायग्राम बनती है और उसमें हमारे एनर्जी गैप भी आता है। और इसी तरह जो नेक्स्ट हमारा गैप होगा, यानी यहाँ पे एक एनर्जी गैप होगा, नेक्स्ट गैप जो है वो पाई ओवर ए है, नेक्स्ट जो है वो 2 पाई ओवर ए पे होगा, जहाँ पे नेक्स्ट ब्रिलियन जोन बनेगी। तो ये फर्स्ट बिलियन जोन की में हो रहा है, फिर इस तरह नेक्स्ट बिलियन जोन पर सेकंड एनर्जी गैप बनेगा, इस तरह नेक्स्ट पे जो है वो अगला हायर एनर्जी गैप बनेगा। सो आपको पता है कि ये जो है वो हमने तब जब निकाला था उसके लिए, यानी एट रेसिप्रोकल लैटिस में, तो ये पाई ओवर ए था, प्लस माइनस पाई ओवर ए था। सो ये हम जो है वो के हमने देखा के की वैल्यू, और इसी पे हमारा एनर्जी गैप जो है वो बनता है। और इस ब्रैग कंडीशन के साथ भी हम वाकिफ़ हैं, ये ब्रैग लॉ है बेसिकली इन रेसिप्रोकल लैटिस के प्लस जी होल स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ वेव वेक्टर के और इन वन डायमेंशन। ठीक, और के जो है वो प्लस माइनस वन हाफ जी होता है, प्लस माइनस एन पाई ओवर ए, जी जो है वो आपका 2n पाई ओवर ए है, ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। इसको भी हम ने देखा था, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जो है वो हमने इवॉल्व कंस्ट्रक्शन भी पढ़ी और उसमें हमने ड्रॉ कर किए और वहाँ से हमने ये कंडीशन भी निकाली थी इवॉल्व स्फीयर से जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था। सो जी जो है वो इसके इक्वल है, ये हमने वहाँ पढ़ा था, और वहाँ से हमें पता चला कि के जो है वन प्लस माइनस वन हाफ जी है। के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू ये है प्लस माइनस एन पाई ओवर ए, ये भी हमने वहाँ पे पढ़ी थी। Is in a reciprocal lattice vector and n is an integer. The first reflection and the first energy gap occurs at k is equal to positive negative a. The region in k space between plus minus pi over a and plus pi over a is called the first billion zone. ठीक, of this lattice. The other energy gaps occur at the higher values of n, at other values of integer n, यानी next जो है वो 2 pi over a पे प्लस माइनस 2 पाई ओवर ए पर नेक्स्ट ब्रिलियन जोन होगी।
तो वहाँ पर एक और ऊपर एनर्जी गैप आएगा, यानी उसी वेव को जब ये वेव जो है, ये कंप्लीट वेव जो है, ये ये जब ऐसे ये कंप्लीट वेव होगी तो नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे करके नेक्स्ट 2 पाई/a और -2 पाई/a पर नेक्स्ट जो है वो बैंड गैप होगा। सो ये वाली जो एनर्जी स्टेट्स हैं, ये वाली जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वेव स्टेशनरी वेव एग्जिस्ट कर रही है, ये अलाउड आपका मतलब बैंड है। और फिर ये वाला बैंड जो है वो फॉरबिडन है, ये एनर्जीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सो ई जी इज़ द बैंड गैप। और फिर इसी तरह नेक्स्ट ये वाला बैंड जो है वो अलाउड है। ठीक है जी। सो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि द वेव फंक्शंस एट k is equal to positive negative pi/a are not the traveling waves, but they are like with the wave function as exponential I pi x over a, or minus I pi x over a of free electrons. They are not traveling wave. They are, अब देखो कि यहाँ पे ये k डॉट r, k की आपने वैल्यू पुट कर दी है ना, सो k की वैल्यू क्या थी, पाई ओवर a, सो k की आपने वैल्यू पुट किया है तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पे, सो हमारे पास जो वेव फंक्शन था वो क्या था, ई आयोटा के डॉट आर। ये ट्रैवलिंग वेव फंक्शन था जो कि अगर हम इसको वन डायमेंशन लिखें तो ये हो जाएगा आयोटा के डॉट एक्स। ठीक, सो ये ट्रैवलिंग वेव फंक्शन था। सो वन डायमेंशन में ये क्या आ जाएगा, तो वन डायमेंशन में आ जाएगा के डॉट एक्स। तो के की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास ब्रिलियन जोन पर, जो फर्स्ट ब्रिलियन जोन है उस पर हैं पाई ओवर ए, प्लस माइनस पाई ओवर ए। तो इसकी वैल्यू रखेंगे आयोटा पाई ओवर ए और एक्स आ जाएगा। इसी तरह साई इज इक्वल टू ई माइनस आयोटा पाई ओवर ए इंटू एक्स। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी वेव फंक्शन की, और ये वैल्यूज एक ट्रैवलिंग वेव फंक्शन की नहीं है। ठीक, यहाँ पे सिंपल आप इसको देखो तो ये एक ट्रैवलिंग वेव फंक्शन नहीं है ना। आप हमने पढ़ा हुआ है कि वेव फंक्शन जो है वो एक ट्रैवलिंग वेव कब होती है और स्टेशनरी वेव कब होती है, तो ये एक स्टेशनरी वेव का जो है वो सोल्यूशन है। ठीक हो गया। At these special values of k, the wave function are made up of equal parts of wave traveling to the right and to the left. Okay, so a wave traveling to the right and wave traveling to the left equal parts में, ठीक है, x positive x की तरफ और negative x की तरफ equal wave. When the Bragg reflection condition k is equal to positive negative a pi over a is satisfied by the wave vector, a wave traveling to the right is Bragg's reflected to the travel to the left, and vice versa. Each subsequent Bragg reflection will reverse the direction of travel of wave. A wave that travels neither to the right or to the left is standing wave. So आपके पास एक standing wave बनती है. It doesn't go anywhere. The time independent state is represented by standing wave. So time basically उसमें आप देखो कि जो आपके पास ट्रैवलिंग वेव होती है उसमें आप देखो कि ई की जो ये जो हमारा वेव फंक्शन होता है उसके अंदर एक पर्टिकुलर चीज़ आती है ना, वो उसमें टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म होती है। सो ये बेसिकली आपके पास एक टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म है। सो एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आयोटा पाई एक्स ओवर ए को आप लिख सकते हैं, प्लस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, सो ये आ जाएगा कॉज ऑफ पाई एक्स ओवर ए माइनस, अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा आयोटा साइन पाई एक्स ओवर ए। ठीक, तो फंक्शन हमारा जो है वो एक तो सो आपका फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, साई आपका साई प्लस होगा जब आपके पास, अच्छा अब ये आपके पास दो वेव्स हैं, तो एक वेव गई और दूसरी जो है रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आई है, तो वो दोनों वेव्स जो है वो सुपर इम्पोज होंगी, और सुपर इम्पोज जो है वो ये उनका, यानी सुपर इम्पोज होने के बाद ये इनका जो सुपर पोजिशन है उसका वेव फंक्शन है हमारे पास। तो ये वेव फंक्शन जो है वो एक दफ़ा प्लस में आएगा और दूसरी दफ़ा माइनस में आएगा। ठीक, ये सुपर पोजिशन जो है उसमें आप चीज़ों को ना सिर्फ प्लस करते हैं बल्कि माइनस भी करते हैं। सो ये आपके पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई एक्स ओवर ए प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई एक्स ओवर ए। एक तो ये आ जाएगा सोल्यूशन, यानी इसी का, और फिर एक दफ़ा इन दोनों का माइनस भी आ जाएगा। सो ये बेसिकली सुपर पोजिशन है दोनों वेव्स की। ठीक,
सो अगर आप टू डिफरेंट स्टैंडिंग वेव्स फ्रॉम द टू ट्रैवलिंग वेव्स, ठीक है, दो ट्रैवलिंग वेव जो लेफ्ट और राइट पे गई हैं उनसे हम दो डिफरेंट स्टैंडिंग वेव्स बना सकते हैं। एक जो है वो प्लस के साथ आएगी और दूसरी जो है वो माइनस के साथ आएगी। दोनों जो है बेसिकली सुपरपोजिशन है ट्रैवलिंग वेव्स की। एक जो है वो ये थी जो राइट पे जा रही थी, दूसरी लेफ्ट पे जा रही थी। एक दफ़ा उनको ऐड करेंगे और दूसरी दफ़ा उनको हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल, ये वाला जो है वो आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ आयोटा, आयोटा तो नहीं आएगा, कॉज ऑफ पाई एक्स ओवर ए प्लस साइन ऑफ आयोटा साइन ऑफ पाई एक्स ओवर ए। इसी तरह इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस कॉज ऑफ आयोटा पाई एक्स ओवर ए और माइनस आयोटा साइन ऑफ पाई एक्स ओवर ए। सो ये वाला जो माइनस साइन होगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा टू कॉज पाई एक्स ओवर ए। और इसी तरह जब आप माइनस साइन माइनस लोगे तो क्या होगा कि आपके पास आ जाएगा माइनस वाली, सो तब साइन वाली टर्म जो है वो ऐड अप हो जाएगी और बाकी दोनों कॉज वाली कैंसिल हो जाएंगी। सो आपके पास आ जाएगा टू आयोटा साइन पाई एक्स ओवर ए। और इसको हमने नाम भी दे दिया साई प्लस एंड साई माइनस। प्लस वाली जो है उसको इसलिए भी कि आप एक्स की जगह अगर आप प्लस एक्स रखोगे माइनस एक्स रखोगे तो ये बेसिकली फंक्शन जो है वापस आपके पास आ जाएगा। कॉस जो है वो माइनस साइन ख़त्म कर देगा, अगर आप इसकी जगह माइनस रखोगे तो वो माइनस बाहर आ जाएगा। सो इसको हमने इस तरह प्लस और साई नेगेटिव का नाम दे दिया है। और both the standing waves are composed of equal parts of right and left directed traveling waves। अच्छा, अब ये हमारा नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है, लेकिन इसके साथ ही हमने देखना है कि ओरिजिन ऑफ एनर्जी गैप क्या है। सो इसको हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओरिजिन ऑफ एनर्जी गैप्स को भी, और साथ में हम ब्लोच फंक्शंस भी देखेंगे। सो अभी के लिए ये कि जैसे मैं आपको बताया जो हमारा पोटेंशियल है वो पीरियोडिक है, तो आप देखो कि इस तरह का पोटेंशियल आपके पास होता है। ये देखिए, सो ये आपके पास आयन कोर्स है, सो ये वाली आयन कोर्स है और इसके ऊपर इस आयन कोर के ऊपर आप देखो कि पोटेंशियल, सो ये आपका ये जो आपको कर्व्स नज़र आ रही हैं पोटेंशियल की कर्व्स हैं। सो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पर आपके पास पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी पे जा रहा है, दिस इज नो एंडिंग ऑफ दिस नेगेटिव पोटेंशियल। सो यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी है और फिर जैसे जैसे आप एटम से बाहर आते हैं या एटम्स के करीब से हटते हैं तो आपके पास पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है। ठीक, वैसे भी आपके पास इलेक्ट्रॉन के पास जो है वो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब ये भी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के साथ बाउंड स्टेट में है। यहाँ पे अगर आप एनर्जी लेवल ड्रॉ करें तो ये डिस्क्रीट होंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसके पास आपने देखा होगा कि आप आपकी एनर्जी जो है या पोटेंशियल जो है वो एटम के अंदर नेगेटिव होता है, तो बेसिकली वो एक हम हमारी मतलब एक कन्वीनियंट भी है ये बताने के लिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड है और जब जैसे ही वो उससे फ्री होता है तो उसके पास एक पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। सो यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है और फिर यहाँ पे पॉजिटिव है, सो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है। फिर जैसे आप दूसरे एटम के पास आ रहे हैं तो यहाँ पर भी नेगेटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव है। तो इस तरह देखो कि पोटेंशियल जो है उस वो वेरी कर रहा है और उसकी वैल्यू जो है वो आप देखो तो पीरियोडिक है। बिल्कुल इसी तरह जैसे एटम्स जो हैं वो मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ए के बाद अगला एटम पड़ा हुआ है, एटम्स जो है उनकी पोजीशन रिपीट हो रही है। तो इसी तरह जो पोटेंशियल है वो भी इन एटम्स के लिहाज से जो चेंजिंग पोटेंशियल हो रहा है या पोटेंशियल जो चेंज हो रहा है, जो थोड़ा बहुत पोटेंशियल लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, वो भी पीरियोडिक है और वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक, सो इलेक्ट्रॉन्स पर एक आपका जो पीरियोडिक पोटेंशियल है वो लग रहा है। सो ये आपका पोटेंशियल है जो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन में हम कंसिडर करेंगे यानी पीरियोडिक पोटेंशियल। और ब्लोच फंक्शन में भी जिसको हम कंसिडर करेंगे। तो अभी हम जो है वो यहीं तक रहते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ओरिजिन ऑफ एनर्जी गैप पढ़ेंगे और ब्लोच फंक्शंस जो है उनको देखेंगे। ठीक है, तो आप इसमें इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज करिएगा।
ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास तक अल्लाह हाफ़िज़।